लेकिन 2000 साल से ऐसा समझा जाता रहा है अरस्तु के बाद पश्चिम में कि अंतरिक्ष शून्य है, वहां कुछ है ही नहीं। 200 मील के बाद पृथ्वी पर हवाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर अंतरिक्ष शून्य है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की खोज ने सिद्ध किया कि वो बात गलत है। अंतरिक्ष शून्य नहीं है, बहुत भरा हुआ है, और ना तो शून्य है ना मृत है, बहुत जीवंत है। सच तो यह है कि पृथ्वी की 200 मील की हवाओं की परतें सारे प्रभावों को हम तक आने से रोकती हैं। अंतरिक्ष में तो अद्भुत प्रवाहों की धाराएं बहती रहती हैं, उनको आदमी सह पाएगा या नहीं। आप जान के हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि आदमी को भेजने के पहले ब्राउन ने आलू भेजे अंतरिक्ष में, क्योंकि ब्राउन का कहना आलू और आदमी में बहुत भीतरी फर्क नहीं है। अगर आलू सड़ जाएगा तो आदमी नहीं बच सकेगा, और अगर आलू बच सकता है तो ही आदमी बच सकेगा। आलू बहुत मजबूत प्राणी है और आदमी तो बहुत संवेदनशील है। अगर आलू भी नहीं बच सकता अंतरिक्ष में, सड़ जाएगा, तो आदमी के बचने का कोई उपाय नहीं। अगर आलू लौट आता है जीवंत, मरता नहीं है, और उसे जमीन में बोने पर अंकुर निकल आता है, तो फिर आदमी को भेजा जा सकता है। तब भी डर है कि आदमी सह पाएगा या नहीं। इससे एक और हैरानी की बात ब्राउन ने सिद्ध की कि आलू जमीन के भीतर पड़ा हुआ या कोई भी बीज जमीन के भीतर पड़ा हुआ भी बढ़ता है सूरज के ही संबंध में। सूरज ही उसे जगाता उठाता है, उसके अंकुर को पुकारता और ऊपर उठाता है। ब्राउन एक दूसरे शास्त्र का अन्वेषक है, और उस शास्त्र को अभी ठीक ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी उसे कहते हैं प्लेनेटरी हेरिडिटी, उपग्रही वंशानुक्रम। अंग्रेजी में शब्द है होरोस्कोप, वो यूनानी होरोस्कोपस का रूप है। होरोस्कोप यूनानी शब्द का अर्थ होता है मैं देखता हूं जन्मते हुए ग्रह को, शब्द का अर्थ होता है। असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसी समय पृथ्वी के चारों ओर क्षितिज पर अनेक नक्षत्र जन्म लेते हैं, उठते हैं, जैसे सूरज उठता है सुबह, जैसे सुबह सूरज उगता है सांझ डूबता है, ऐसे ही 24 घंटे अंतरिक्ष में नक्षत्र उगते हैं और डूबते हैं। जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, समझे सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, वही वक्त सूरज भी पैदा हो रहा है, उसी वक्त और कुछ नक्षत्र पैदा हो रहे हैं, कुछ नक्षत्र डूब रहे हैं, कुछ नक्षत्र ऊपर हैं, कुछ नक्षत्र उतार पर चले गए, कुछ नक्षत्र चढ़ाव पर हैं। ये बच्चा जब पैदा हो रहा है तब अंतरिक्ष में नक्षत्रों की एक स्थिति है। अब तक ऐसा समझा जाता था, और अभी भी अधिक लोग जो बहुत गहराई से परिचित नहीं है वो ऐसा ही सोचते हैं कि चांद तारों से आदमी के जन्म का क्या लेना देना। चांद तारे कहीं भी हों, इससे एक गांव में बच्चा पैदा हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर वे ये भी कहते हैं कि एक ही बच्चा पैदा नहीं होता, एक तिथि में एक नक्षत्र की स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंट बन जाता है किसी मुल्क का, बाकी तो नहीं बन पाते। एक उनमें से 100 वर्ष का होकर मरता है, दूसरा 2 दिन का ही मर जाता है। एक उसमें से बहुत बुद्धिमान होता है और एक निर्बुद्धि रह जाता है। तो साधारण देखने पर पता चलता है कि इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का किसी के बच्चे के पैदा होने से होरोस्कोप से क्या संबंध हो सकता है। यह तर्क इतना सीधा और साफ मालूम होता है कि ये चांद तारे एक बच्चे के जन्म की चिंता भी नहीं करते हैं, और फिर एक बच्चा ही पैदा नहीं होता, एक स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते, पर लाखों बच्चे एक से नहीं होते। इन तर्कों से ऐसा लगने लगा था, 300 वर्षों से तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई संबंध नक्षत्रों से व्यक्ति के जन्म का नहीं है। लेकिन ब्राउन, पिकॉली और इन सारे लोगों की तो इन सब की खोज का एक अद्भुत परिणाम हुआ है, और वो ये कि ये वैज्ञानिक कहते हैं अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा प्रभावित होता होगा, लेकिन अब हम ये पक्के रूप से कह सकते हैं कि जीवन प्रभावित होता है। एक बात, व्यक्तिगत रूप से बच्चा प्रभावित होता होगा हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और अगर जीवन प्रभावित होता है तो हमारी खोज जैसे जैसे सूक्ष्म होगी वैसे वैसे हम पाएंगे कि व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इससे एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है, जैसा सोचा जाता रहा है वो तथ्य नहीं है। ऐसा सोचा जाता रहा है कि ज्योतिष विकसित विज्ञान नहीं है, प्रारंभ उसका हुआ और फिर वो विकसित नहीं हो सका। लेकिन मेरे देखे स्थिति उल्टी है, ज्योतिष किसी सभ्यता के द्वारा बहुत बड़ा विकसित विज्ञान है, फिर वो सभ्यता खो गई और हमारे हाथ में ज्योतिष के अधूरे सूत्र रह गए। ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है जिसे विकसित होना है, बल्कि कोई विज्ञान है जो पूरी तरह विकसित हुआ था और फिर जिस सभ्यता ने उसे विकसित किया वो खो गई, और सभ्यताएं रोज आती हैं और खो जाती हैं।
फिर उनके द्वारा विकसित चीजें भी अपने मौलिक आधार खो देती हैं, सूत्र भूल जाती हैं, उनके आधारशिलाएं खो जाती हैं। विज्ञान आज इसे स्वीकार करने के निकट पहुंच रहा है कि जीवन प्रभावित होता है, और एक छोटे बच्चे के जन्म के समय उसकी चित्त की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे बहुत सेंसिटिव फोटोप्लेट की। इस पर 2-3 बातें और ख्याल में ले लें ताकि समझ में आ सके कि जीवन प्रभावित होता है, और अगर जीवन प्रभावित होता है तो ही ज्योतिष की कोई संभावना निर्मित होती, अन्यथा निर्मित नहीं होती। जुड़वा बच्चों को समझने की थोड़ी कोशिश करें। 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक तो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही अंडे से पैदा होते हैं, और दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जो होते तो जुड़वा हैं लेकिन 2 अंडों से पैदा होते हैं। मां के पेट में 2 अंडे होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी एक ही अंडा होता है और एक अंडे के भीतर 2 बच्चे होते हैं। एक अंडे से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके जन्म का क्षण बिल्कुल एक होता है। 2 अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा हम कहते जरूर है, लेकिन उनके जन्म का क्षण एक नहीं होता है। और एक बात समझ लें कि जन्म दोहरी बात है। जन्म का पहला अर्थ तो है गर्भाधारण। ठीक जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन मां के पेट में गर्भ आरोपित होता है। ठीक जन्म, जिसको आप जन्म कहते हैं, वो नंबर 2 का जन्म है, जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है। अगर हमें ज्योतिष की पूरी खोजबीन करनी हो, जैसा कि हिंदुओं ने की थी, अकेले हिंदुओं ने की थी और उसके बड़े उपयोग किए थे, तो असली सवाल यह नहीं कि बच्चा कब पैदा होता है। असली सवाल यह है कि बच्चा कब गर्भ में प्रारंभ करता है अपनी यात्रा, गर्भ कब निर्मित होता है, क्योंकि ठीक जन्म वही है। इसलिए हिंदुओं ने तो यह भी तय किया था कि ठीक जिस भांति के बच्चे को जन्म देना हो, उस भांति के ग्रह नक्षत्र में यदि संभोग किया जाए और गर्भाधारण हो जाए तो उस तरह का बच्चा पैदा होगा। अब इसमें मैं थोड़ा पीछे आपको कुछ कहूंगा, क्योंकि इस संबंध में भी काफी काम इधर हुआ है और बहुत सी बातें साफ हुई हैं। साधारणतः हम सोचते हैं कि एक बच्चा सुबह 6 बजे पैदा होता है, तो 6 बजे पैदा होता है इसलिए 6 बजे प्रभात में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है। लेकिन ज्योतिष को जो गहरा जानते हैं वो कहते हैं कि वो 6 बजे पैदा होने की वजह से ग्रह नक्षत्र उस पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा नहीं। वो जिस तरह के प्रभावों के बीच पैदा होना चाहता है उस घड़ी और नक्षत्र को जन्म के लिए चुनता है। ये बिल्कुल भिन्न बात है। बच्चा जब पैदा हो रहा है, ज्योतिष की गहन खोज करने वाले लोग कहेंगे कि वो अपने ग्रह नक्षत्र चुनता है कि कब उसे पैदा होना है। और गहरे जाएंगे तो वो अपना गर्भाधारण भी चुनती है। प्रत्येक आत्मा अपना गर्भाधारण चुनती है कि कब उसे गर्भ स्वीकार करना है, किस क्षण में। क्षण छोटी घटना नहीं है। क्षण का अर्थ पूरा विश्व उस क्षण में कैसा है, और उस क्षण में पूरा विश्व किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है। जब एक अंडे में 2 बच्चे एक साथ गर्भाधारण लेते हैं तो उनके गर्भाधारण का क्षण एक ही होता है और उनके जन्म का क्षण भी एक होता है। अब ये बहुत मजे की बात है कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों का जीवन इतना एक जैसा होता है, इतना एक जैसा होता है कि यह कहना मुश्किल है कि जन्म का क्षण प्रभाव नहीं डालता। एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे, उनका IQ, उनका बुद्धिमाप करीब करीब बराबर होता है, और जो थोड़ा सा भेद दिखता है वो जो जानते हैं वो कहते हैं वो हमारे मेजरमेंट की गलती के कारण। अभी तक हम ठीक मापदंड विकसित नहीं कर पाए हैं जिनसे हम बुद्धि का अंक नाप सकें। थोड़ा सा जो भेद कभी पड़ता है वो हमारे तराजू की भूल चूक है। अगर एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों को बिल्कुल अलग अलग पाला जाए तो भी उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को हिंदुस्तान में पाला जाए और एक को चीन में पाला जाए, कभी एक दूसरे को पता भी न चलने दिया जाए। ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जब दोनों बच्चे अलग अलग बड़े हुए, लेकिन उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी हैरानी की बात है, बुद्धि अंक तो ऐसी चीज है कि जन्म की पोटेंशियलिटी से जुड़ी है, लेकिन वो जो चीन में जुड़वा बच्चा है एक ही अंडे का, जब उसको जुकाम होगा तब जो भारत में बच्चा है उसको भी जुकाम हो जाए। आमतौर से एक अंडे से पैदा हुए बच्चे एक ही साल में मरते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनकी मृत्यु में फर्क 3 महीने का होता है और कम से कम 3 दिन का, पर वर्ष वही होता है। अब तक ऐसा नहीं हो सका कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे
कि मृत्यु के बीच वर्ष का फर्क पड़ा हो। 3 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बच्चा मर गया है तो हम मान सकते हैं कि 3 दिन के बाद और 3 महीने के बीच दूसरा बच्चा मर जाएगा। इनके रुझान, इनके ढंग, इनके भाव समानांतर होते हैं और करीब करीब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक ही ढंग से जीते हैं, एक दूसरे की कॉपी की भांति होते हैं। इनका इतना एक जैसा होना और बहुत सी बातों से सिद्ध होता है। हम सबकी चमड़ियां अलग अलग हैं, इंडिविजुअल। अगर मेरा हाथ टूट जाए और मेरी चमड़ी बदलनी पड़े तो आपकी चमड़ी मेरे हाथ के काम नहीं आएगी, मेरे ही शरीर की चमड़ी उखाड़ के लगानी पड़ेगी। इस पूरी जमीन पर कोई आदमी नहीं खोजा जा सकता जिसकी चमड़ी मेरे काम आ जाए। क्या बात है। फिजियोलॉजिस्ट से हम पूछें कि चमड़ी के दोनों के बनावट में कोई भेद है, चमड़ी के रसायन में कोई भेद है, चमड़ी में जो तत्व निर्मित करते हैं चमड़ी को, उसमें कोई भेद है? तो कोई भेद नहीं है। मेरी चमड़ी और दूसरे आदमी की चमड़ी को अगर हम रख दें एक वैज्ञानिक को जांच करने के लिए, तो वो ये ना बता पाएगा कि 2 आदमियों की चमड़ियां हैं। चमड़ियों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि मेरी चमड़ी की को दूसरे की चमड़ी नहीं बिठाई जा सकती, मेरा शरीर उसे इंकार कर देता है। वैज्ञानिक जिसे नहीं पहचान पाते कि कोई भेद है, लेकिन मेरा शरीर पहचानता है, मेरा शरीर इंकार कर देता है कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों की चमड़ी ट्रांसप्लांट हो सकती है, सिर्फ एक दूसरे की चमड़ी को एक दूसरे पर बिठाया जा सकता है, शरीर इंकार नहीं करेगा। क्या कारण होगा, क्या वजह होगी? अगर हम कहें एक ही मां बाप के बेटे हैं तो 2 भाई भी एक ही मां बाप के, उनकी चमड़ी नहीं बदली जा सकती, सिवाय इसके कि ये दोनों बेटे एक क्षण में निर्मित हुए हैं और कोई इनमें समानता नहीं है, क्योंकि उसी बाप और उसी मां से पैदा हुए दूसरे भाई भी हैं, उन पर चमड़ी काम नहीं करती है, उनकी चमड़ी एक दूसरे पर नहीं बदली जा सकती। सिर्फ इनका बर्थ मूवमेंट, बाकी तो सब एक है, वही मां बाप है। सिर्फ एक बात बड़ी भिन्न है और वह है इनके जन्म का क्षण। क्या जन्म का क्षण इतना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि उम्र भी दोनों की करीब करीब, बुद्धिमाप करीब करीब, दोनों की चमड़ियों का ढंग एक सा, दोनों के शरीर के व्यवहार करने की बात एक सी, दोनों बीमार पड़ते हैं तो एक सी बीमारियों से, दोनों स्वस्थ होते हैं तो एक सी दवाओं से। क्या जन्म का क्षण इतना प्रभावी हो सकता है? ज्योतिष कहता रहा है इससे भी ज्यादा प्रभावी है जन्म का क्षण। लेकिन आज तक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति नहीं थी, पर अब सहमति बढ़ती जाती है। इस सहमति में कई नए प्रयोग सहयोगी बने हैं। एक तो जैसे ही हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हमने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े, वैसे ही हमें पता चला कि सारे जगत से, सारे ग्रह नक्षत्रों से, सारे ताराओं से निरंतर अनंत प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता है जो पृथ्वी पर टकराता है। और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे अप्रभावित छूट जाए। हम जानते हैं कि चांद से समुद्र प्रभावित होता है, लेकिन हमें ख्याल नहीं है कि समुद्र में पानी और नमक का जो अनुपात है वही आदमी के शरीर में पानी और नमक का अनुपात है, द सेम प्रोपोर्शन। और आदमी के शरीर में 65% पानी है और नमक और पानी का वही अनुपात है जो अरब की खाड़ी में। अगर समुद्र का पानी प्रभावित होता है चांद से, तो आदमी के शरीर के भीतर का पानी क्यों प्रभावित नहीं होगा? अभी इस संबंध में जो खोजबीन हुई उसमें 2-3 तथ्य ख्याल में ले लेने जैसे हैं। वो ये कि पूर्णिमा के निकट आते आते सारी दुनिया में पागलपन की संख्या बढ़ती है। अमावस के दिन दुनिया में सबसे कम लोग पागल होते हैं, पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक। चांद के बढ़ने के साथ अनुपात पागलों का बढ़ना शुरू होता है। पूर्णिमा के दिन पागलखानों में सर्वाधिक लोग प्रवेश करते हैं और अमावस के दिन पागलखानों से सर्वाधिक लोग बाहर जाते हैं। अब तो इसके स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है चांदमारा, लूनार। हिंदी में भी पागल के लिए चांदमारा शब्द है, बहुत पुराना शब्द है। और लूनाटिक भी कोई 3000 साल पुराना शब्द है। कोई 3000 साल पहले भी आदमियों को ख्याल था कि चांद पागल के साथ कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अगर पागल के साथ करता है तो गैर पागल के साथ नहीं करता होगा? आखिर मस्तिष्क की बनावट,
आदमी के शरीर के भीतर की संरचना तो एक जैसी है। हाँ, ये हो सकता है कि पागल पे थोड़ा ज्यादा करता होगा, गैर पागल पे थोड़ा कम कर सकता